हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। हम लोग फिलॉसफी पढ़ रहे हैं पार्ट 2 के पेपर 3 को। तो इसमें आज जो प्रश्न हम पढ़ेंगे वो है दंड के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। दंड जो दिया जाता है यानी एक्सप्लेन द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट दंड विधान जो है, जो हमारे संविधान भी मानता है, जिसके आधार पर न्यायालय चलता है, दंड क्या है, ये नीति शास्त्र की परिकल्पना है सुधार करने के लिए। तो ये क्या है, इस पर हम लोग के कितने कितने विचार हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो समाज में रहकर प्रत्येक मनुष्य कर्म करता है। हम जानते हैं कि कोई भी कर्म से वंचित नहीं रह सकता है। समाज में जितने भी व्यक्ति हैं सब कुछ न कुछ कर्म जरूर करता है और मनुष्य में प्रत्येक कार्य के पीछे एक लिप्सा, एक आसक्ति रहती है, एक अंदर में जो है पिपासा होता है, कुछ ये चाहने की इच्छा होती है और उसी को चाहने के लिए, उसी को पाने के लिए वो कार्य करता है। फल की आशा रहती है। इसको कह सकते हैं कि कर्म फल की आशा के कारण कर्म किया जाता है। हम बिना आशा के यानी निष्काम कर्म लगभग नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। कार्य करने में पुरस्कार की आशा, हमको आशा होता है कि हम जब नीतिगत कार्य करेंगे, नीति पर आधारित कार्य करेंगे तो हमको उसकी फल जरूर प्राप्ति होगी, फल की प्राप्ति होगी। तो ये फल जो है यानी पुरस्कार जो है, इसका हमें बहुत इंतज़ार रहता है, इसकी आशा रहती है। और दंड का भय भी होता है हमको कि गलत करेंगे तो हमको दंड मिलेगा। और ये दोनों जो है ये प्रेरणा के रूप में सभी कार्य में रहता है। पुरस्कार की प्राप्ति की इच्छा को लेकर हम अच्छे या शुभ कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं कि हमको पुरस्कार मिलेगा, इसके लिए हम अच्छे कार्य करते हैं। और दंड के भय से आक्रांत होकर कि डर से हम कि हमको दंड मिलेगा, इस डर से भयभीत होकर के, आक्रांत होकर के बुरे कार्य करने से बचने का प्रयास करते हैं, बुरे कार्य नहीं करते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मिल्स एवं बेंथम ने दंड और पुरस्कार को नैतिक प्रेरणा कहा। नैतिक प्रेरणा का मतलब दंड और पुरस्कार। दंड और पुरस्कार जो है ये एक प्रेरणा है जिसके कारण हम कार्य करते हैं, शुभ कर्म करने की ओर प्रेरित होते हैं और अशुभ कर्म करने से वंचित होते हैं या बचते हैं। दंड के संबंध में मुख्यतः 3 मत है कि दंड कितने प्रकार के हैं। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के। पहला है प्रतिकारवादी सिद्धांत, जिसको कहते हैं रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। दूसरा है निवर्तनवादी सिद्धांत, जिसको प्रिवेंटिव थ्योरी कहते हैं अथवा डिटरेंट थ्योरी कहते हैं। और तीसरा है सुधारवादी सिद्धांत, रिफॉर्मेटिव थ्योरी। ये 3 सिद्धांत है दंड का। तो ये सिद्धांत क्या कहता है, एक एक करके इस पर भी हम लोग चलते हैं। दंड के इन 3 सिद्धांतों की विवेचना अलग अलग करना आवश्यक है। तीनों को अलग अलग एक एक करके देखेंगे। तो पहला है प्रतिकारवादी सिद्धांत, प्रतिकार लेना। प्रतिकार से मतलब होता है बदला लेना। बदला कैसे लेंगे, जैसे को तैसा वाली स्थिति इसमें है। तो रेट्रीब्यूटिव थ्योरी जो है क्या कहता है, देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार दंड एक न्यायोचित व्यापार है। न्याय के अनुसार एक व्यापार है ये। जितना रुपया हम देंगे उतना ही सामान हमको मिलेगा। हम 10 रुपया अगर किलो आलू है तो 10 रुपया देंगे तो हमको 1 किलो आलू मिलेगा, हमको 2 किलो नहीं दिया जाएगा। ये इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पर ये जो है दंड का सिद्धांत जो प्रतिकारवादी सिद्धांत कहलाता है, ये न्यायोचित व्यापार के रूप में कार्य करता है। जिस तरह से बिजनेस में हम लोग कार्य करते हैं, बराबरी की भागीदारी होता है, उसी तरह से यहाँ पर व्यापार की तरह बराबर और उतना ही मात्रा में समान प्रकृति में दंड दिया जाता है। दंड का उद्देश्य जो यहाँ पर है वो प्रतिकार लेना नहीं होता है, बदला लेना नहीं होता है, प्रतिशोध लेना नहीं होता है, बल्कि इसका लक्ष्य होता है नैतिक नियम की उच्चता। कि नैतिक नियम जो है वो उच्च है, उसको पालन करने के लिए हमको दंड देना आवश्यक है। नैतिक नियम जो बना दिए हैं उसके पालन, उसकी अवहेलना नहीं हो, उसका पालन हो, इसके लिए हम दंड जरूर देंगे या जरूर मिलेगा हमको दंड। तो यही हुआ नैतिक नियम की
उच्चता बरकरार रहे, उसके हाईएस्ट सुप्रीमेसी बरकरार रहे, तथा प्रभुता की रक्षा और उसका जो महत्व है उसकी रक्षा होती रहे, और दोषी को दंडित करना ये लक्ष्य है कि जिसने दोष किया है, जिसने अवहेलना की है नियमों की, उसको दंडित करना। ये 3 लक्ष्य इसका है दंड का। एक है नैतिक नियम की उच्चता का ख्याल रखना, उसकी प्रभुता की रक्षा करना, और दंड के जो दोषी हैं उसको दंडित करना। इस सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार दंड को प्रभावी बनाने के लिए दंड इस प्रकार कर दिया जाए जो मनुष्य की नैतिक भावना पर प्रभाव डाले। दंड इस तरह से होना चाहिए जिससे कि नैतिक भावना प्रभावित हो, यानी हम गलत किए हैं और उसके लिए हमको दंड मिल रहा है, तो हमारे गलत करने की जो प्रवृत्ति है, हमारा जो विचार है, वो प्रभावित होने चाहिए, ताकि बाद में हम वही गलती फिर से ना करें। तो नैतिक भावना प्रभावित हो उस स्तर तक दंड दिया जाता है। जब कोई अपराधी नियमों का उल्लंघन करता है तो न्याय का तकाजा है कि उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अपराधी को अपराध का सज़ा जरूर मिलनी चाहिए, ये न्याय कहता है। नैतिक नियम तो सर्वोच्च प्रभुसत्ता है, और सबसे ऊपर नियम क्या है? वो नैतिक नियम है, और उसकी प्रतिष्ठा एवं प्रभुता कायम रहनी चाहिए। इसके लिए दंड तो आवश्यक बनता है। प्रतिकारवादी सिद्धांत को प्रतिकार या प्रतिहिंसा की भावना के साथ नहीं मिलना चाहिए। ये प्रतिकारवादी सिद्धांत में कह रहा है कि बदले की भावना से, प्रतिकार की भावना से, प्रतिहिंसा की भावना से ये दंड नहीं मिलना चाहिए। प्रतिकार या प्रतिहिंसा में क्या होता है कि व्यक्तिगत दोष की भावना समाहित रहती है। वहाँ पे बदले में हम अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपना पर्सनल जाने दुश्मनी को निभाने के लिए हम ऐसा करते हैं। वहाँ पर द्वेष की भावना रहती है, जलन की भावना रहती है। परंतु जब न्यायालय या ऐसी ही मान्य संस्था कोई हो तो उसके द्वारा जब अपराधी को सजा दी जाती है तो उसमें व्यक्तिगत दोष का कुछ भी अंश नहीं रहता, कोई आरोप नहीं लगता कि व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण या दोष के कारण ये सजा मिला है। अरस्तु ने इसी दंड को कहा है कि ये भी पुरस्कार ही है, लेकिन ये ऋणात्मक पुरस्कार है, निगेटिव गिफ्ट है। गिफ्ट 2 तरह के हो, पुरस्कार ही है। पुरस्कार जिस तरह से अच्छे कर्मों का हम पुरस्कार लेने के लिए सहर्ष स्वीकार करते हैं कि हमको पुरस्कार मिले, तो गलत कर्मों का भी पुरस्कार हमको गलत ही मिलेगा। ये पुरस्कार है, दंड सजा और कुछ नहीं, ये पुरस्कार ही है। मतलब ये जो शुभ पुरस्कार होता है वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, बस इतना ही। वो धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। तो अरस्तु ने दंड को ऋणात्मक पुरस्कार कहा है। इस संदर्भ में मैकेंजी साहब ने भी कहा है, क्या कहा है कि यह दंड जो है वह उसका अधिकार है, यानी उसका पुरस्कार है तो पुरस्कार पर उसका अधिकार है और उसे यह मिलना ही चाहिए। समाज जो उसे दंड देता है उसके अधिकारों से उसे वंचित नहीं करता। अब कह रहा है कि दंड दे करके किसी के अधिकार से वंचित नहीं किया जाता है। दंड देने से किसी के अधिकार का हनन नहीं किया जाता है, बल्कि जो उसे मिलना चाहिए, वही उसे मिलना चाहिए जो वह कमा चुका होता है, वही उसे देता है। मतलब है कि हमने नेगेटिव पुरस्कार कमाया, हमको वही मिलेगा। कांट तथा हिगेल भी इसका समर्थन करते हैं और कहते हैं कि अपराधी को अवश्य ही दंड मिलना चाहिए, क्योंकि यह उसका ऋणात्मक पुरस्कार है। इस सिद्धांत के भी 2 रूप हैं। जिस तरह से ये प्रतिकारवादी सिद्धांत है, इसके 2 रूप हैं। 2 रूप क्या है? पहला है कठोरतावाद, यानी रिगोरिज्म, पूरी तरह से कठोर होकर के जैसे को तैसा वाला नियम पालन करना, मतलब कोई मर्सी इसमें नहीं करना। और इसी का दूसरा रूप है मृदुल मत, यानी मॉडिफाइड व्यू, थोड़ा वहाँ पर विचार भी कर सकते हैं। ये 2 प्रकार के मत हैं। मतलब एक है हार्ड एंड फास्ट और दूसरा है सॉफ्ट। तो चलते हैं दोनों मत को समझने के लिए। पहला कठोरतावाद, रिगोरिज्म, ये क्या कहता है? यह मत जस करने तस भोगहु ताता, ये वाली कहावत में विश्वास करता है कि जैसे करने वैसे पाने, जैसे करने किए हैं वैसा भोगना पड़ेगा। यह मानता है
कि जिस मात्रा में अपराध किया जाए उसी अनुपात में अपराधी को दंड दिया जाए। जितना ज़्यादा कर्म किया है, अपराध किया है, उतना ही ज़्यादा सज़ा, दोनों बराबर मात्रा में होने चाहिए, कोई मर्जी नहीं यहाँ पे। यदि अपराध बड़ा है तो दंड भी उतना ही सख्त होना चाहिए, और हल्के अपराध अगर है तो उसके लिए हल्का दंड होना चाहिए। यहाँ पर खून की सज़ा, खून आँख के लिए आँख, जैसे को तैसा सिद्धांत के प्रतीक हैं। जैसे मतलब अगर अपराधी ने किसी का आँख फोड़ दिया तो इसका भी आँख फोड़ दिया जाए, किसी ने किसी का हाथ काट दिया तो इसका भी हाथ काट दिया जाए। यानी जो काम इन्होंने अपराध के रूप में किया है वही काम इसके साथ सजा के रूप में, दंड के रूप में किया जाना चाहिए, ये इसका कहना है। अपराध की परिस्थिति या अन्य उपाधि पर यहाँ ध्यान नहीं दिया जाता है कि अपराधी ने वो अपराध किस परिस्थिति में, किस भावावेश में किया है, इस पर यहाँ विचार नहीं करना है। यह है बस उसने अपराध किया तो सजा उसको मिलेगी। इसी सिद्धांत का दूसरा मत जो है सॉफ्ट मत, मृदुल मत, मॉडिफाइड व्यू, वो क्या कहता है? वो कहता है कि यह मत मानता है कि किसी भी अपराधी को सजा सुनाने के पहले अपराध करने की परिस्थिति क्या थी, उत्तेजना क्या हुआ, किस कारण से उत्तेजित होकर के उसने अपराध किया, कौन उत्तेजक हुआ वहाँ पर, अपराधी की उम्र क्या थी, क्या सोचने समझने की शक्ति में था कि नहीं था, ये इन सारी बातों पर भी विचार करना चाहिए। जैसे यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नहीं, मतलब अपने इच्छा से नहीं, वरन किसी दबाव में आकर कोई आपराधिक कार्य करता है, किसी के दबाव पर, किसी के कहने पर, या कोई व्यक्ति लगातार 3-4 दिन तक भूखा था, भूख से बेचैन है और दुकान से मिठाई चुरा करके खा लिया भूख मिटाने के लिए, तो क्या वहाँ पर सज़ा के लायक है वो? तो उसे हल्की सज़ा मिलनी चाहिए या उतने ही कठोर सज़ा मिलनी चाहिए? इन सारे बातों को ध्यान में रखना चाहिए। परिस्थिति बस भी सज़ा कम किया जाता है। अपराध की प्रकृति क्या था, नेचर क्या था, इस पर विचार किया जाता है और यही सर्वोत्तम विधि मान्य है अभी। दूसरा सिद्धांत है निवर्तनवादी सिद्धांत, यानी प्रिवेंटिव और डिटरेंट थ्योरी। ये क्या कहता है? इसका कहना है कि दंड के इस सिद्धांत का मानना है कि अपराधियों को दंड देने का जो एकमात्र उद्देश्य है वह है कि अपराधी या अन्य मनुष्यों को फिर अपराध करने से रोकना। मतलब कि एक व्यक्ति ने अपराध तो कर ही दिया है, अब उसको तो रोकेंगे ही, उसके साथ साथ अन्य कोई व्यक्ति भी वही अपराध नहीं करे, इसलिए ये इसको सज़ा देना जरूरी है। मतलब उसके साथ साथ अन्य लोगों को भी सीख मिलनी चाहिए कि ऐसी गलती दोबारा नहीं करें। जैसे कि क्लास में एक बच्चे बदमाशी करते हैं तो टीचर उसको पीटते हैं, और पीटते हैं सबके सामने, ताकि दूसरे बच्चे भी देख करके सीखे कि ऐसी गलती हम अगर करेंगे तो हमको भी सज़ा यही मिलेगी, सबके सामने पीटे जाएंगे। तो ये हुआ कि उसको भी सुधारना और उसके साथ साथ अन्य लोगों को भी सुधारना, यह निवर्तनवादी सिद्धांत कहता है। अपराध की पुनरावृत्ति न हो, अपराध में प्रवृत्त होने वाले लोगों को सीख मिले, इसलिए दंड आवश्यक है। चोरी, डकैती, हत्या आदि के लिए जो सजा देने का मुख्य लक्ष्य है कि भविष्य में इन अपराधों की पुनरावृत्ति ना हो सके, फिर से ना हो सके। एक न्यायाधीश के निर्णय से इस मत का लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है। उसको कहा जाता है कि एक न्यायाधीश ने कहा था कि तुम्हें भेड़ चुराने के लिए दंडित नहीं किया जाता, नहीं, तुमने भेड़ चुराया है इसलिए दंड तुमको नहीं दिया जा रहा है, बल्कि इसलिए कि भेड़ की चोरी ना हो, इसलिए तुमको दंड दिया जा रहा है कि भविष्य में किसी अन्य भेड़ की चोरी नहीं हो, ना वो तुम कर सको ना कोई और करे, इसलिए तुमको सज़ा दे रहे हैं। सिर्फ तुम भेड़ चुराए हो, सज़ा इसलिए नहीं दे रहे हैं। ये एक न्यायाधीश महोदय ने कहा था और ये सही था, इस सिद्धांत पर आधारित था। और तीसरा सिद्धांत है सुधारवादी सिद्धांत, रिफॉर्मेटिव थ्योरी। ये क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार द एम ऑफ पनिशमेंट इज टू, क्या है इसका एम है? टू एडुकेट, यानी एजुकेट करना, रिफॉर्म,
फिर से बनाना और क्योर और सही करना द ऑफेंडर हिमसेल्फ, अपराधी को स्वयं खुद उसको ठीक करना, शिक्षित करना, फिर से बनाना, मतलब अपराधी को पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति बनाना, स्वच्छ नागरिक बनाना, ये सजा देने का कर्तव्य है। इसका उद्देश्य है। अपराधी को प्रतिकार की भावना से नहीं बल्कि सुधारने की दृष्टि से दंड दिया जाना चाहिए, ये इसका कहना है। यहाँ दंड का उद्देश्य क्या है? समाज सुधार नहीं बल्कि उस अपराधी को सुधारना है, यानी जिसने एक व्यक्ति ने अपराध किया उसको सुधार देना। जबकि निवर्तमानी सिद्धांत में क्या था कि उसको सुधारने के साथ साथ अन्य लोगों को भी सुधारना, उस अपराधी को सुधारना जिसने कोई अपराध किया है, ये इसका सिद्धांत है। अतः दंड का उद्देश्य है अपराधी को शिक्षित करना और सुधारना। इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि प्रत्येक अपराध के कुछ न कुछ कारण होते हैं, उन कारणों को हटा दिया जाए तो व्यक्ति पुनः अपराध नहीं करेगा। यहाँ पर कारण को हटाने के कारण कहा गया कि अपराध नहीं रुकेगा। अपराध के जो कारण है, कारण मिट जाए तो ये भी संभव नहीं है। हर अपराध के हर कारण अलग अलग होते हैं, सबको मिटाया नहीं जा सकता। अब अपराध के कारणों को लेकर 3 प्रकार के मत सामने आते हैं। अब इसके 3 प्रकार हैं कि कारण कितने प्रकार के हैं, तो कारण के आधार पर 3 कारण यहाँ माने गए हैं। पहला है अपराध मनोविज्ञान। 3 प्रकार के मत हैं। तो पहला है अपराध मनोविज्ञान, यानी अपराध को एक मनोवैज्ञानिक रोग की तरह माना गया कि अपराध एक रोग है और यह वंशानुगत भी होता है, यानी जो व्यक्ति अपराध कर रहा है, चोरी कर रहा है, उसके बेटे बेटी भी चोरी करने की आदत को सीख जाते हैं, यानी ये वंशानुगत होते हैं, एक बीमारी की तरह ये फैलता है। अतः अपराधी को सुधारने के लिए उसे जेल के बजाय सामान्य अस्पताल में या मनोचिकित्सालय या सुधार केंद्र में रखा जाना चाहिए। मतलब वो रोग है, उसको डॉक्टर से सुधार करके ठीक करना चाहिए। ये अपराध मनोविज्ञान के रूप में यहाँ पर मान्य हुआ। अब दूसरा है कि मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषण विज्ञान। फ्रायड तथा उनके अनुयायियों का मत है कि असामाजिक मानवीय कर्म अथवा अपराध दबी हुई मनोग्रंथियों या इच्छाओं, असफल यौन प्रवृत्तियों के कारण उत्पन्न काम और विद्वेष की प्रवृत्तियों के प्रभाव में आकर किए जाते हैं। यानी फ्रायड और उसके जो समर्थक हैं उनका मत है कि हमारे जो मन की ग्रंथियां हैं, इसमें जो दबी हुई भावनाएं हैं, यौन इच्छा जो अगर पूरी नहीं हो पाई है, उसकी जो दबी हुई उत्तेजना है, उसके कारण काम और विद्वेष की भावना और उससे प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और इसके कारण व्यक्ति आवेश में आकर अपराध कर देता है। अतः इस प्रकार के अपराधियों का सुधार अगर करना हो तो सिर्फ दंड से नहीं कर सकते बल्कि औषधि और शिक्षा से भी होनी चाहिए। इसको उचित शिक्षा की आवश्यकता है और दवाई भी आवश्यक है। और तीसरा है अपराध समाज विज्ञान। ये क्या कहता है कि हमारे जो समाज की अव्यवस्था है, सामाजिक में जो विषमता है, समाज में पारिवारिक विशृंखलता है, हमारे परिवार में जो विद्वेष भावना होता है एवं विग्रह, और जो इसमें विग्रह होता है, टूट फूट होता है, मनुष्य को अपराधी बनने में सक्रिय सहयोग देते हैं। व्यक्ति को सामाजिक और पारिवारिक आर्थिक स्थिति पागल कर देता है, उत्तेजित कर देता है और अपराध करने के लिए मजबूर कर देता है। अतः समाज में स्थित जो असमानता है, अव्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, इसका अंत होना चाहिए। ये अंत जैसे होगा अपराध भी रुक जाएगा। तो इस तरह से 3 अपराध के सिद्धांत थे, कारण के सिद्धांत थे। अब इसका मूल्यांकन अगर करते हैं तो मूल्यांकन में कुछ बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। इनका मूल्यांकन इस प्रकार कर सकते हैं कि प्रतिकारवाद सिद्धांत का कठोरतावाद जो इसका सिद्धांत है, कठोरतावाद के जैसे को तैसा, कोई मर्सी नहीं, कोई परिस्थिति का कोई विचार नहीं करना है, जो दंड बस देना है कर्म के अनुसार, तो ये दोषपूर्ण प्रतीत होता है। इस सिद्धांत के अनुसार उत्तेजना, बाह्य परिस्थिति आदि पर बिना ध्यान दिए हुए अपराधी को उसके द्वारा किए गए
अपराध के अनुपात में सजा देने का सिद्धांत गलत है। क्यों? क्योंकि कभी अपराधी जो है बाह्य दबाव, तात्कालिक उत्तेजना या मनः विकार के कारण अपराध कर बैठता है। वो तत्कालिक घटना होता है, बाद में उसको भी गलती का एहसास होता है, उसमें उसका संकल्प स्वतंत्र नहीं रहता। तो इस तरह से विशेष परिस्थिति के वशीभूत होकर के जब कार्य करते हैं तो स्वतंत्र संकल्प का वहाँ पर फ्रीडम ऑफ विल का कोई प्रयोग नहीं हो पाता। जब फ्री विल का प्रयोग नहीं हो रहा है तो कैसे उसको नैतिक मानेंगे और कैसे दंड उसको देंगे? तो यहाँ पर ये रहता नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में किसी अपराधी द्वारा किए गए अपराध के चलते उसे सजा देना ना तो नैतिक है और न न्याय संगत ही। दूसरा इस पर आरोप है, आलोचना इसका, निवर्तनवादी सिद्धांत भी खामियों से परे नहीं है। जो कहता है कि एक के साथ सबको सिखाएंगे, वो भी खामियों से मुक्त नहीं है। यहाँ अपराध की संभावना नष्ट करने के लिए अपराधी को सजा दी जाती है कि भविष्य में इसकी कोई संभावना नहीं रहे। अतः यह सिद्धांत जो है मनुष्य को साधन समझ लेता है कि एक व्यक्ति के माध्यम से, इस एक व्यक्ति के साधन को अपना करके हम अन्य व्यक्तियों को शिक्षित कर सकते हैं, परंतु मनुष्य साधन नहीं है, वह एक साध्य है। दूसरों को अपराध करने से रोकने के लिए किसी एक व्यक्ति को दंड देना उचित नहीं है। तीसरा इसका मूल्यांकन इस तरह से कर सकते हैं कि सुधारवादी सिद्धांत यद्यपि अन्य दो सिद्धांतों से बेहतर है, परंतु यह सिद्धांत भी दोष से परे नहीं है, यानी दोषपूर्ण है। प्रत्येक अपराध को किसी शारीरिक दोष से उत्पन्न नहीं माना जा सकता कि मनोविकार हुआ है या ये हुआ है। अधिकतर व्यक्ति जानबूझकर नैतिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। सब मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार नहीं होते, कुछ लोग जानबूझकर ही करते हैं, शारीरिक दोष के कारण नहीं। अतः ऐसे अपराधी जो हैं सजा तो उसको मिलनी चाहिए, एक ही नियम हर जगह लागू नहीं कर सकते। तीसरी आलोचना इसका है कि यह बात भी सत्य है कि अपराध करने में सामाजिक एवं आर्थिक विषमता एवं अव्यवस्था का प्रमुख हाथ रहता है। समाज में जो भ्रष्टाचार है उसका भी हाथ रहता है, ये सत्य बात है, परंतु सभी अपराध इसी श्रेणी में इसी कारण नहीं होते हैं, यह भी असत्य है। जानबूझकर और योजना बनाकर किए गए अपराध सामाजिक विषमताओं या सामाजिक अव्यवस्था के कारण नहीं होती। अतः सभी अपराधियों के लिए सामाजिक संगठन को दोष ठहराना या दोषी ठहराना उचित नहीं है। अंतिम है, सभी प्रकार के अपराध जो हैं दबी हुई ग्रंथियों या अतृप्त इच्छाओं के कारण ही नहीं होते, जो फ्रायड ने कहा है। इसलिए सभी अपराध मनोविश्लेषण द्वारा दूर नहीं हो सकते। सबको हम मनोवैज्ञानिक के पास भेज करके अपराध दूर नहीं कर सकते। इसलिए जो अपराध जानबूझकर नैतिक नियमों को भंग करने के लिए किए जाते हैं उनके लिए तो सजा मिलनी ही चाहिए। जानबूझकर किए गए कार्यों का, अपराधों का सजा जरूर मिलना चाहिए। निष्पक्ष रूप से सोचने पर यह स्पष्ट लगता है कि प्रतिकारवादी सिद्धांत अपने मृदुल रूप में दंड का सर्वोत्तम सिद्धांत है। कठोरतावाद को हटा दें तो प्रतिकारवादी ठीक है। दंड या पुरस्कार तभी प्रभावी हो सकता है जब वह मनुष्य की नैतिक भावना से संलग्न हो, नैतिक भावना के साथ साथ काम करने वाला हो। अपराधी को उसकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित दंड देने से उसका सुधार संभव है। तो अगर हम मृदुल मत को अपनाते हैं तो सुधार भी होगा, उचित दंड भी मिलेगा, तो हमारा सारा उद्देश्य की पूर्ति वहाँ पर हो जाता है। इसलिए प्रतिकारवादी के मृदुल मत का यहाँ पर सर्वोच्च श्रेष्ठता या दंड देने का गुण दिख पड़ता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब करते हुए जाएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।